दोस्तों नमस्कार। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू होगा और 1 जून को 7वां यानी आखिरी चरण संपन्न होगा। उसके 3 दिन के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे और इसी के मद्देनजर आज जब आचार संहिता भी लागू हो गई है, हर गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया अलायंस अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी 370 पार का दावा कर रहे हैं, तो उनके अमित शाह ने नंबर 2 चाणक्य बीजेपी के वो 300 पार की बात कर रहे हैं। इधर इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है और आखिरी अपने दौर में है। लेकिन तमाम राज्यों में उनके अपने गठबंधन के साथी अब सीटों का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी कश्मकश जारी है। मैं आज के इस वीडियो में केवल उत्तर प्रदेश पर बात करूंगा, हालांकि मैं चलूंगा थोड़ा और दूर तक, लेकिन मेरा मुख्य फोकस मायावती की राजनीति पर है। पिछले 15-20 दिन से लगातार मैं जिस बात को कह रहा हूं कि मायावती इंडिया अलायंस में आ सकती हैं, आज भी मैं उतनी ही उम्मीद से एक बात कहने जा रहा हूं कि जो परिस्थिति जन्य कारण हैं वो आज फिर इशारा कर रहे हैं कि वो 1-2 दिन के भीतर, अब ज्यादा वक्त नहीं है, अब कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि जिस आधार पर मायावती इसको आगे खींच सके। चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और जो बहुत सारे लोग कहते हैं, हालांकि मैं उस बात में यकीन नहीं रखता कि मायावती आचार संहिता लगने के बाद इसलिए आएंगी क्योंकि उन्हें डर है ईडी सीबीआई का। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, लेकिन रणनीति जो मायावती की है उसके तहत वो लगातार बार्गेनिंग कर रही थी और अभी भी बार्गेनिंग की स्थिति में चीजें हैं और टेबल पर सजी हुई हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 1-2 दिन, आज या कल, इन 2 दिनों के भीतर ऐलान हो सकता है। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं इसका ही विश्लेषण करूंगा और उसके कई ऐसे कारण हैं जिनको मैं आपके सामने डिकोड करूंगा कि क्यों मायावती के आने की अभी भी उम्मीद है। और मायावती के आने का मतलब है कि इंडिया अलायंस एनडीए को मजबूत चुनौती ही नहीं देगा, बल्कि चारों खानों चित्त करने में वो कामयाबी हासिल कर सकता है। तो मैं उन कारणों की तरफ अब आपको ले चलता हूं। पहला कारण जो कल हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कल कुछ सीटों का ऐलान किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर, नगीना, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, हाथरस और भदोही, इन सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी दिए। या भदोही में उन्होंने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस को सीट जाएगी। अब नगीना को लेकर के जो बात हो रही थी कि वहां चंद्रशेखर आजाद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव से और जयंत चौधरी से उनकी पहले बातचीत भी हो चुकी थी और यह माना जा रहा था कि अलायंस उन्हें यह सीट छोड़ेगा। चंद्रशेखर को भी शायद ये उम्मीद थी, लेकिन जयंत चौधरी जैसे ही बीजेपी के खेमे में चले गए, उसके बाद एक सवालिया निशान खड़ा हो गया था कि अब नगीना की सीट पर क्या फैसला होगा। हालांकि जयंत चौधरी के हिस्से में वो सीट नहीं थी, इसलिए फिर उम्मीदें बनी रहीं कि अखिलेश यादव शायद ये सीट चंद्रशेखर के लिए छोड़ेंगे। लेकिन कल उन्होंने उस सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने वो चीजें चल रही हैं। कोई योजना, कोई रणनीति इस समय पक रही है। ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं और मानते हैं कि इंडिया अलायंस में अगर मायावती दाखिल होती हैं तो चंद्रशेखर के लिए कोई जगह नहीं होगी। खुद नगीना की सीट पर मायावती कांशीराम जी की बहन को उतारने जा रही है चंद्रशेखर के खिलाफ, यह भी सूचना है। हालांकि ये सूचना है और कई बार हमारे आप दोस्तों को यह लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूं
वो बात अगर घटित नहीं हो रही है तो फिर मैं कोई मनगढ़ंत बात कह रहा हूं। राजनीति में सूचनाओं के जरिए ही चीजों का विश्लेषण किया जाता है, चीजों को उद्घाटित किया जाता है। जो प्रोसेस होता है, चाहे वो गठबंधन का हो या वो प्रोसेस किसी सीट पर प्रत्याशी के तय करने का हो, उसमें कई बार चीजें बदलती हैं। और मायावती तो वो हैं जो चुनाव के प्रत्याशी के ऐलान के बाद अपने 2 और प्रत्याशी बदल देती थी। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक दल में किसी भी नेता के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उसने जो बात कह दी वो 2 टूक रहेगी, पत्थर की लकीर होगी। नहीं, राजनीति में ये होता ही नहीं है। और इसीलिए लोग राजनीति को कई बार बहुत दोयम दर्जे के चरित्र के रूप में देखते हैं। तो इसलिए कई बार हम लोगों का आकलन या हम लोगों की सूचनाएं भी आगे चल करके गलत साबित होती हैं। लेकिन हम जो बात कहते हैं वो तत्काल जो अभी का है, जो वर्तमान है, उस वर्तमान की सूचनाओं के आधार पर, वर्तमान के विश्लेषण के आधार पर हम निष्कर्ष कर देते हैं। हमारा 4 दिन के बाद क्या होगा ये निष्कर्ष नहीं होता है। आमतौर पर यह होता है जो चीजें अंदर खाने पक रही होती हैं हम उनको उठाते हैं और उससे निष्कर्ष निकालते हैं कि ये चीजें होंगी। तो अभी जो नगीना पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, वो इस बात को रेखांकित करता है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। वो अब अखिलेश यादव के साथ नहीं होंगे। और चंद्रशेखर ने भी कल अखिलेश यादव पर बड़ा लंबा प्रहार कर दिया कि वो दलित विरोधी हैं। अब ऐसे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि अखिलेश यादव ने मायावती पर एक भी कोई टिप्पणी की है। और कांग्रेस पार्टी के साथ तो सीधा उनका गठबंधन है, कांग्रेस की तरफ से भी कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि मायावती या बीएसपी हमारे साथ नहीं है। इस तरह का कोई बयान अभी नहीं आया। तो एक तो कल जो नगीना में ऐलान हुआ वो ये दिखाता है कि अभी चीजें चल रही हैं और बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं उस समय वो फाइनली चीजें उद्घाटित होने की संभावनाएं दिखाती हैं। ये ऐलान कल भी हो सकता है। और कल का मतलब कि जो मेरी जानकारी है, अब वो जानकारी गलत भी हो सकती है या वो जानकारी वहां निष्कर्ष तक नहीं भी पहुंच सकती है कि मायावती ने 27 सीटें अपनी रखी हैं कि हम 27 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सपा को बहुत सारी सीटों पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कांग्रेस कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। और इसके अलावा भी दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी बीएसपी को सीट देने के लिए तैयार है। और अब मैं ले चलूंगा आपको उस दूसरे कारण की तरफ कि जिस कारण से भी आज मुझे थोड़ा और पुख्ता अपना भरोसा लगा कि इंडिया अलायंस के साथ मायावती अब आ सकती हैं। बस 1 या 2 दिन, मतलब आज या कल तक ये ऐलान हो जाएगा। और आज ही एक बड़ी खबर तेलंगाना से आई। तेलंगाना में बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएस प्रवीण, पूर्व आईपीएस, बहुत लोकप्रिय चेहरा तेलंगाना का, समाज में जिनकी एक पकड़ है, लोकप्रियता है, वो आरएस प्रवीण ने जिनके नेतृत्व में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा गया, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही 8 मार्च को टीआरएस के साथ, या जो जिसे आज बीआरएस कहा जाता है, भारत राष्ट्र समिति, केसीआर की पार्टी, उसके साथ उन्होंने समझौता किया था। तेलंगाना की 17 सीटों में से 2 सीटें बीएसपी के हिस्से में गई थीं। लेकिन वो गठबंधन जो हुआ था, आज आरएस प्रवीण ने, जो उस गठबंधन के सूत्रधार थे, जिन्होंने बैठ करके केसीआर के साथ बातचीत की थी, उन्हीं आरएस प्रवीण ने आज रिजाइन कर दिया बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से। हालांकि जो उन्होंने तर्क दिया है, जो आधार दिया है अपने रिजाइन करने का, वो ये है कि के कविता जो केसीआर की बेटी है, उनकी गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी से दुखी होकर के उन्होंने रिजाइन किया है बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी आपको कि कहां के कविता की गिरफ्तारी और कहां आप बीएसपी से रिजाइन कर रहे हैं। ये तो बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन असल में ये समझने की बात तब है जब आप दूसरी तरफ जाएंगे। और वो दूसरा एंगल है कि क्या तेलंगाना में कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होने जा रहा है। जो केसीआर और
आरएस प्रवीण के बीच जो गठबंधन हुआ था वो गठबंधन टूटने वाला है, या आरएस प्रवीण ने क्या ये अपनी तरफ से उस समय गठबंधन कर लिया था? लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं आरएस प्रवीण पर दबाव था कि आप रिजाइन करिए, या ये हो सकता है कि आरएस प्रवीण ने जो सूत्रधार थे उस गठबंधन के उन्होंने ही रिजाइन कर दिया। तो क्या अब संभावनाएं कांग्रेस और बीएसपी की तेलंगाना में दिखाई पड़ रही है? जिस बात को मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सिर्फ या अलायंस में उत्तर प्रदेश में ही सीटें नहीं होंगी मायावती के पास, मायावती को उत्तर प्रदेश से बाहर भी सीटें मिलने वाली हैं। तेलंगाना में हो सकता है कि कर्नाटक में भी एक आध सीट मिले, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत है, इसलिए संभावना कम है। लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, इन राज्यों में बीएसपी को सीट कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, देने के मूड में है, और उससे न सिर्फ बीएसपी को फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होगा, इंडिया अलायंस को फायदा होगा। क्योंकि एक जो मायावती के प्रति एक भावनात्मक जो जुड़ाव है दलित समाज का, और वो कई बार मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, वो एक भावना काम कर रही है। और जैसे ही मायावती इंडिया अलायंस में एंट्री करती हैं, भले ही वो अलायंस का फेस हो ना हो, लेकिन लोगों के भीतर तो ये बात जाएगी कि वो अगले प्रधानमंत्री भी हो सकती हैं। होंगी कि नहीं होंगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात, ये मैसेज जाएगा लोगों तक, और फिर जो 17.5% दलित है, 18% जो दलित है समूचे भारत का, वो एक तरफा अलायंस की तरफ झुकेगा, और उसका फायदा पूरे अलायंस को होगा, बीएसपी को तो होगा ही। इसलिए मैं समझता हूं कि बस आज और कल में ये ऐलान होना है, और इस ऐलान में मायावती इंडिया अलायंस के साथ जाकर के उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि वो 25 सीट पर अपनी दावेदारी को सीमित कर लें। तो बहुत सारे बासपाई ये कह सकते हैं कि साहब 25 सीटें और अखिलेश यादव को तो 30, 35, 40 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में उनको सीट देने जा रही है। और जो सोनिया गांधी 2019 में जो देख रही थी, ख्वाब देख रही थी कि हम मायावती जैसे दलित लीडर को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, उसमें अपनी भूमिका अदा करें, तो वो संभावनाएं जीवित रखना। अगर वो 25 सीट यहां और 25 सीट दूसरे राज्यों में लेकर के आती है, यानी 50 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, तो वो संभावनाएं जीवित रहेंगी कि जिसके जरिए उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। लेकिन देखना यह है कि कल क्या होता है, कोई ऐलान होता है, परिस्थितियां ये कह रही हैं कल ऐलान हो सकता है और वो अलायंस में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।